नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपलब्ध हूँ। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान समय में परीक्षाएं होने वाली उनके मद्देनज़र देखते हुए, क्योंकि उसमें समय है कम, 3 महीने में जो है उसका एग्ज़ाम करा देंगे, तो उसके अनुसार जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको कराऊँगा, जिससे ताकि आपको इसमें जो है सफलता मिल जाए। इसीलिए मैं जो है प्रैक्टिस सेट ही लेकर उपलब्ध हूँ। तो आइए चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर स्क्रीन पे 1 नंबर यहाँ पे है। तो चलिए आप सभी लोग जो है साथ में इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है स्क्रीन पे, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इसमें भारतीय विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है 1935। इसी के द्वारा जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ है उसमें जो अहम भूमिका इसी ने 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के आधार पे ही जो है हमारे भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो बताइए किसे निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए, केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन होना, या 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकार का शुरुआत किया जाना। द्वैध शासन का अर्थ पूछ रहा है, इसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन नंबर सी, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना चाहिए, या प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्ग में विभाजन करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन होना। आइए नेक्स्ट प्रश्न। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य बताइए। 1927 की जो बटलर कमेटी आई थी उसका उद्देश्य क्या था? केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्ति निश्चित करना, या राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, या भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच में जो भी मतभेद थे उनको मतलब सुधार करना उसमें, ताकि इनका मेल मिलाप चलता रहे। आइए नेक्स्ट प्रश्न। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि आप बताइए। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 और 25 जनवरी 1950। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को जो है इस संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इसका बता दें ऑप्शन नंबर ए के बारे में। ठीक है, जो इसका जो है इसके बारे में, इस दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से अंगीकृत हुआ था। क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को ही सर्वप्रथम राष्ट्रगान जो है गाया गया था और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। तो बताइए वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है? और राष्ट्रगान सभी को पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है वो किसके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? बताइए किस अधिनियम द्वारा? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मिंटो मार्ले सुधार 1909, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिंटो मार्ले। अर्थात मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। जब ये 1909 में आया था तो उसमें जो मिंटो थे ये भारत के क्या थे? वायसराय। क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, और ये जो मार्ले थे इस जो अधिनियम आया था इसके सचिव थे। ठीक है, सचिव। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिएगा, इसमें पूछ सकता है। ठीक है, इन्हीं दोनों के नाम पे आधार पे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 बना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था।
और दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज मतलब क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। तो तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो बताइए उसमें से कौन सा कथन सही है? या 1 2 सही है, या 1 3 सही है, या 2 3, या 1 2 3 सभी सही हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा, और ये गलत है। ठीक है, इसने जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का जो एकाधिपत्य था, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था बाकी सबको। ठीक है, और इस कंपनी का एकाधिकार के लिए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राज मतलब क्राउन की जो वो थी संप्रभुता बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, नीचे दिया गया है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारतीय शासन अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। बताइए, अच्छा इसका तो कूट नहीं है, चलिए मैं इसका यहीं पे बता देता हूँ। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन कौन सा आपको स्थान अगर आता हो तो बताइए। पहले का क्या है? तो भारतीय शासन शस्त्र अधिनियम का जो होगा ये होगा दूसरा 1878। ठीक है, मैं यहाँ पे बगल में ए भी लिख देता हूँ। ठीक है, और शाही पद जो है, शाही पद अधिनियम का क्या होगा? ये होगा। ठीक है, पहला 1876, इसको बी कर देते हैं। ठीक है, और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बताइए कब आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको सी कर देते हैं। ठीक, समझिएगा। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम जो है आखिरी बचा आपके पास, तीसरा नंबर, तो 1869, ये डी है। ठीक है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है, एक बार फिर से मैं पुनः बताता हूँ। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था? 1878 में आया था। और शाही पद अधिनियम कब आया था? 1876 में आया था। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो 1861 में आया था। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम जो है 1869 में। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रथम जो है उच्च न्यायालय, सबसे पहले जो है उच्च न्यायालय की व्यवस्था कहाँ की गई थी, कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। किसके द्वारा? आप इसका सन जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO की वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? बताइए, 1909 में जो भारत सरकार द्वारा ILO के वाशिंगटन जो सम्मेलन हुआ था उसके लिए किसको भेजा गया था? BP वाडिया, NM जोशी, CF एंड्रूज या जोसेफ बैप्टिस्ट? बताइए किसको भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, NM जोशी साहब को जो है मजदूरों का मुखिया बना करके वहाँ पे उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था। ये नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी? बताइए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, या वर्ग संघर्ष, या निजी संपत्ति की समाप्ति कर देना, या आर्थिक नियतिवाद? बताइए क्या इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज के, इन दोनों की विचारधारा इसी पे आगे टिकी थी, मार्क्सवाद की भी और गांधी जी की भी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, इसी में एक पे ही हो गया। देखिए पहला नंबर ये पे 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष की अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या है, 1935 के मॉन्टेग्यू ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल की में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है? एक सही है, दो सही है, या एक दो दोनों सही है, या ना तो एक सही है ना तो दो सही है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। दूसरा, ये जो फर्स्ट है 1919 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये गलत है। ठीक है, दूसरा 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो है महिलाओं के लिए जो सीटें थी वो आरक्षित स्थान का प्रावधान किया गया था, और उसी चीज़ को जो अभी तक हमारे संविधान में फॉलो किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? बताइए भारत के किस नगर में जो है नगर निगम की स्थापना की गई थी? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे या दिल्ली? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मद्रास में। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है?
आपको मैं सिविल सेवा के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले जो है इस सेवा से किसको सबसे पहले बर्खास्त किया गया था, तो किसको, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको जानकारी दिया था। तो आइए चलिए इस ऑप्शन के बारे में चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में ही होनी थी, ठीक है, पहला। और दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। बताइए तो कौन सा सही है, एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, या ना तो इनमें से कोई नहीं सही है। बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अर्थात मतलब ये दोनों जो है सही ऑप्शन है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में ही होनी थी, और इसमें 1941 में जो हुई थी परीक्षा उसमें भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए, ठीक है। फिर उसी प्रकार का प्रश्न है, तीन इसके विकल्प, तीन ऑप्शन दिए हैं, इन तीनों बताइए कौन सा राइट ऑप्शन है, ठीक है। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। और दूसरा है, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी, ठीक है। और तीसरा है, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। बताइए इन कूटों में से कौन सा सही है, एक दो तीनों सही है, या दो तीन, एक तीन, या केवल एक सही है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 जो है ये गलत है, ये और ये सही है। इसमें जो है उन सदस्यों की संख्या कम कर दी गई थी, 6 से 12 की कर दी गई थी, और प्रांतीय में जो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया था कि आप भारतीय हैं, कि आप जो हैं अंग्रेज हैं, क्या हैं, कोई भेदभाव, सबको एक समान इसमें वरीयता दी गई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी। बताइए, कैबिनेट मिशन ने, साइमन कमीशन ने, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, या भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, ठीक है, रिजर्व और अंतरित मतलब ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। बताइए निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए हैं। न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व या पुलिस। तो बताइए इसमें से कौन सा है। तो इसमें कुछ और भी ऑप्शन बनाने थे, तो जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये रहा ऑप्शन, जैसे ए है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4, और बी में 1 3 4, और सी में बना देते हैं 1 2 4, और डी का बना देते हैं, डी का है मान लीजिए बस 1, ठीक है। तो देखिए कौन सा इसमें, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें जो है 1 3 4 स्थानीय शासन का इसका नहीं किया गया था, बाकी इसका ठीक है, न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस का इसके अंतर्गत जो है प्रांतीय सरकार ने इसको वो किया था, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस, ठीक है, बाकी नहीं था। ये जो है ये गलत है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। कृष्ण मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। बताइए ऊपर में से कौन सा सही है। 1 सही है, 2 सही है, 1 2 या कोई नहीं सही है। बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सिर्फ दूसरा सही है, पहला गलत है। इसमें जो है जब ये ऐसा किया गया था ब्रिटिश कृषि मिशन में, तो उसमें ये प्रस्ताव दिया गया था कि जो देसी रियासतें हैं जो उसमें नहीं मिलना चाहती हैं भारत सरकार में, तो क्या कर सकती हैं, वो अपना एक अलग वो बना सकती हैं जो ब्रिटेन के साथ मिलकर उस पर संधि पे हस्ताक्षर कर सकती हैं। इसी के द्वारा ही तो जो है कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने अपना इनकार किया था। लेकिन परंतु जब कबायलियों का आक्रमण हुआ पाकिस्तान की मदद से, तो फिर उन्होंने क्या किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के समक्ष प्रस्तुत होकर उस पर हस्ताक्षर किया था। उस समय वर्तमान में उसके राजा कौन थे, राजा हरि सिंह। आप ये नोट कर लीजिए क्योंकि अक्सर कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है। तो जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे उस समय,
तो राजा हरि सिंह थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम, जैसे इनको क्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। क्या आएगा? 3 1 4 2 आएगा, या 3 4 1 2 आएगा, 3 4 2 1 4 1 3 2। बताइए क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले आएगा सार्वभौमिक, फिर उसके बाद समाजवादी, फिर उसके बाद आएगा धर्मनिरपेक्ष, फिर अंतिम में आएगा प्रजातंत्र। ठीक है, ये प्रजातांत्रिक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1 2 3 4। बताइए किस अनुच्छेद के द्वारा जो है नया मतलब राज्य बनाने का अधिकार है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? समाजवाद, ग्राम स्वराज, या पंथ निरपेक्षता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सही उत्तर का चयन कीजिए, कूटों के उपयोग से कीजिए। क्या है बताइए? ऑप्शन ए बी सी डी, या 1 2 3, या 1 3, या 1 2 4, या 2 3 4। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है, तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? माफ़ी चाहूँगा, इसमें बताइए कौन सा सही है? कूट 1 2 3, 1 2 1 2 4, या 2 3 4। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 1 और 3, पहला और तीसरा, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और इसी संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ बताइए क्या है? सभी मामलों में अंतरिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या? ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोकतांत्रिक है, भारत एक जो है यहाँ पे जनता के द्वारा जो है सरकार को चुना जाता है, और उन्हीं के द्वारा उनको हटाया भी जा सकता है। आइए, तो सबसे बड़ी क्या है? किसके पास पावर है? जनता के पास है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, या व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो बताइए किसका? 1 2 1 2 3 2 3 4, या सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो आप सभी लोग जानते हो कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, मतलब इन सभी का जो है प्रावधान किया गया है। अगर पूछे आपसे समता का अधिकार जो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, समानता का अधिकार। ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 19 में है, और उपाधियों का अंत किस में है? अनुच्छेद 17 या 18। बताइए किस में है? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, या जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से। बताइए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जब भी हमारे अगर प्रस्तावना को अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है कहाँ से शुरू होता है? हम भारत के लोग। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया गया है, हम भारत के लोग। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? बताइए। समाजवादी, पंथ धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या उक्त संविधान की जो प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, इनको जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, बताइए। वेलफेयर स्टेट, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना, इसका कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट का मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोत्गत्वा उद्देशिका बना, ठीक है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। बताइए 1 2 1 2 4 1 2 3 या 2 3 4, बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2 4। क्या इसमें कौन है? बी, ठीक है। 1 2 4 1 2 4 और ये तीसरा आपका गलत है। पंडित नेहरू द्वारा जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गतो वही उद्देशिका बना है, ठीक है। क्या बना है? वही उद्देशिका बना है। इसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यहाँ रद्द नहीं कर सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही वैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? लोकतंत्रात्मक गणराज्य था या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताइए क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, ठीक है। ये था, क्या था? ये था 26 नवंबर 1950 हो गया। ये 11वां दिया है, ठीक है। 11 महीना मतलब नवंबर का होता है। आइए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, या देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, या सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। बताइए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सामाजिक समानता जो संविधान में पहले से ही प्रत्याभूत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? बताइए इस शब्द का जो है सही भाव व्यक्त करता है। भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भारत का जो है हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे सभी धर्मों का स्वागत किया जाता है। जैसे पाकिस्तान क्या है? वो एक मुस्लिम राष्ट्र है, परंतु भारत जो है नहीं है। यहाँ पे सभी धर्मों को जो मतलब भारत का कोई भी धर्म नहीं है, यहाँ पे सभी धर्म को एक समान वरीयता दी गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बताइए बंधुत्व, संप्रभु, समानता या अखंडता? बताइए क्या नहीं था। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप ये सभी को पता होगा कि अखंडता शब्द उस समय नहीं सम्मिलित था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उसके जो है उसको 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? बताइए यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, या बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, या मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसी में जो है उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है, ठीक है, किसके? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं? बताइए संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, अध्यक्षतात्मक सरकार या संघात्मक सरकार? बताइए क्या इसमें नहीं है। तो नहीं शब्द है, इसको इंडिकेट कर लीजिए। इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये जो है इसके लिए नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है, और ये जो है नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? बताइए कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? बताइए ध्वज है, संप्रभुता है, राजधानी है या शासनाध्यक्ष है? बताइए क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या है? संप्रभुता इसका सबसे महत्वपूर्ण एक राज्य का तत्व माना जाता है, ठीक है। आइए निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है? बताइए जवाबदेही, कानून का नियम, पारदर्शिता या लाल फीताशाही? बताइए क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या ये जो है नहीं है, ठीक है। बाकी जवाबदेही होती है, कानून का नियम होता है और पारदर्शिता होती है, ठीक है। ये जो लाल फीताशाही ये नहीं होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? बताइए कि भारत का कोई धर्म नहीं है। मौलिक अधिकार या 9वीं अनुसूची या संविधान की प्रस्तावना या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा
इसको उल्टा कर दिए हैं ये ऑप्शन, मतलब संविधान की जो प्रस्तावना है आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन समझ जाइए, ABC पे मत जाइए। तो ये जो है संविधान की प्रस्तावना ही बताती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात जो है इसका कोई धर्म नहीं, यहाँ पे सभी धर्म एक समान है, सबको एक समान वरीयता दी गई है और सभी अपने धर्मों का स्वतंत्रता से पालन कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं दी गई है। बताइए किसमें दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में जो है इसकी रूपरेखा उद्देश्यों की दी गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। बताइए सार्वभौमिकता के लिए, या समशिष्टवाद, समाजवाद, या अंतःक्रियावाद? तो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से क्या है? मानव है। यही चीज़ जो है इस सिद्धांत के अनुसार जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। बताइए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? कहाँ से? बताइए अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के, या रूस के, या फ्रांस के संविधान से? बताइए कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए आप सभी, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। इसको कभी कभी परीक्षाओं में जो तो है USSR भी लिख देता है, ठीक है, तो आप इसे गड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। इसे समझिएगा USSR क्या है? रूसी है। और मौलिक कर्तव्य तो यहाँ से लिया गया है, तो और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया है? तो ब्रिटिश के संविधान से जो है संसदात्मक जो प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। और फ्रांस से क्या लिया गया है? आप सभी इसके जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रांस के, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। किससे? आयरिश मतलब आयरलैंड गणतंत्र, कनाडा के, संयुक्त राज्य अमेरिका, या ऑस्ट्रेलिया के? बताइए किससे? तो ये लोग प्रभावित हुए थे आयरिश अर्थात आयरलैंड के, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? बताइए। काफ़ी अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये काफ़ी आसान भी है। अगर आप दिमाग दें तो शून्यकाल की जो है देन किस देश की है? भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, स्विट्जरलैंड की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये जो शून्यकाल है इसका जो मुख्य वो है भारत है, ठीक है। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? बताइए। दोनों, भारतीय में भी पाया जाता है और अमेरिका, दोनों का सेम पूछा है, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की वैधता, या संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। आइए नेक्स्ट प्रश्न। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ भारतीय संविधान के मद हैं और जिसे देश ने अपनाया, जहाँ जहाँ से जो चीज़ लिया गया है वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो बताइए क्या है? तो आपके पास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची है, और भारत राज्यों का संघ है, तथा राज्य में अधिक शक्ति निहित है। बताइए कहाँ से, किस संविधान, मतलब अपने संविधान में लिया गया है और किस देश से इसको लिया गया है? तो बताइए। तो लगता है इसका कूट नहीं है, तो चलिए मैं यहीं पर बता दूंगा, तो मैं इसका मिलान कर देता हूँ, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इसको लिया गया है तीसरे से, ठीक है, क्या? थर्ड से। ए लिख देता हूँ यहाँ पे, ए समझिएगा, आयरलैंड से लिया। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार आपको मैं पिछले प्रश्न बताया था, मूल अधिकार जो है आपका अमेरिका से, ठीक है, ये बी है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ये तो पता है सबको, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है, ये सी है, ठीक है। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहाँ से लिया गया है? तो पता ही है कि लास्ट ऑप्शन बचा है, ये कनाडा से लिया गया है। इसको मैं डी लिख देता हूँ, आप सभी समझिएगा, ठीक है। मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूँ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और संघ राज्य संबंधों की मतलब समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और भारत संघों
अरे राज्यों का संघ है और तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, बताइए कहाँ से हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में या कनाडा में? बताइए कहाँ से हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लोकहित मुकदमे की संकल्पना जो है सर्वप्रथम जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, बताइए न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है या केवल यूएसए में है? भारत और यूएसए दोनों में है, केवल यूके में? बताइए किस में है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक पुनर्विलोकन। इस शब्द का मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी पे अंतिम फैसला आ चुका है, वापिस उसको पुनः जो है विचाराधीन के लिए, उस पे विचारों को फिर से जांच के लिए वापिस भेजा जा सकता है। इसी को कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। ये भारत और यूएसए दोनों में है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, तो फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। बताइए कौन सा इसमें से सत्य क्वेश्चन पूछा है? इसमें 3 गलत हैं और 1 सत्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की क्या है? संघीय प्रणाली, और बाकी ये सब गलत है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है और द्विसदनी विधायिका है, या न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है? बताइए तो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही बात जो है ब्रिटिश जो प्रणाली है संसदीय प्रणाली, उससे भारत की ब्रिटिश प्रणाली को अलग करता है क्या? न्यायिक पुनर्विलोकन, क्योंकि ये भारत और यूएसए दोनों में है परंतु ब्रिटिश में नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई? यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसएसआर, आपको मैं पहले बताया था, कई बार जो है रूस को जो है यूएसएसआर लिखते हैं, और या ऑस्ट्रेलिया से। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो है कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? आप अभी मैं पिछले प्रश्न में आपको बताया हूँ, तो इसका आंसर आप सभी को याद होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे फिर से पुनः बताइए। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है ये भी बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? बताइए कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा। एक संविधान, संघ सरकार, विधि का शासन, लोकतांत्रिक सरकार या सत्तावादी सरकार? बताइए क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो है प्रावधान नहीं, सत्तावादी सरकार नहीं है। एक संविधान संघ सरकार है, विधि का शासन होगा और लोकतांत्रिक सरकार होगी, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है कि जनता जो है चुन के जिसको नेता बनाती है, ठीक है, वही सरकार चलाता है। ठीक है, क्या चलाता है? सरकार है। और विधि का शासन अर्थात समझते हैं विधि मतलब कानून या संसद, उसका यहाँ पे शासन चलेगा। ठीक है, तब लोग संविधान के ऊपर कोई नहीं, सब संविधान के अंतर्गत ही शामिल हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण बताइए क्या है? ये इतना मतलब बड़ा होने का, जो भारतीय संविधान इतना बड़ा है, किस लिए है बताइए? इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। इसी के कारण जो है ये बहुत ही बड़ा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण बताइए क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। 1 2 1 2 3 2 3 4 या सभी सही है? बताइए क्या सही है? तो इसका राइट आंसर है 1 2 3। ठीक है, कौन सा? 1 2 और 3। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, और ये चौथा गलत है, क्योंकि यहाँ पे एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है। भारतीय संविधान जो है किसी एक को शक्ति नहीं दी है, सभी को एक दूसरे के अंदर बांध के रखी, ताकि कोई भी किसी प्रकार का तानाशाह ना हो सके।
यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, अरे गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार होती है और सर्वोच्च क्या होता है, भारत की जनता है। जो भी शक्तियां हैं वो भारत की जनता में ही निहित हैं। आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? बताइए। संविधान लिखित और अन्वय है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो बताइए इसका मतलब आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो वितरण है यही भारत का संविधान का परिसंघी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, ये हमारे प्रश्नों की यहाँ पे श्रृंखला समाप्त होती है 50 प्रश्नों की। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। तो चलिए आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।